सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे मस्त होंगे, सारे अच्छे होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन जिसमें हम लोग सीख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो करंट क्या होता है ये तो हमने सीख रखा है प्रीवियस वीडियो में। करंट के अलावा हम देखेंगे और क्या क्या चीजें सीखेंगे। सो प्रीमियरली आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हमने करंट, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट का बेसिक जो है एक सीख रखा है। उसके अलावा करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, उसमें एक ओम्स लॉ होता है करंट वाला में, और जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम पता कर लेते हैं पहले। ओके, सो ये याद रखेंगे। ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। 10th में भी आप लोग पढ़ रखे होंगे, इफ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट देन करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ओके, सो इसको सिंपल सा, इफ फिजिकल कंडीशन remain constant, फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ईटीसी। ओके, सो अगर टेम्परेचर, मेनली जो है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो किसी कंडक्टर के थ्रू करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, so when physical condition remain constant then current through any conductor is directly proportional to applied potential difference। सो सिंपल सा ये जानते हो कि I जो हो जाएगा ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और आप इसको ही बोल सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू होता है RI। R जो होता है यहाँ पे, R क्या होता है, R जो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Constant of proportionality and is known as resistance of conductor, resistance of conductor। ठीक है जी। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर T कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बेसिकली टेम्परेचर होता है फिजिकल कंडीशन में, मेन फैक्टर जो होता है टेम्परेचर का। सो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो किसी कंडक्टर के थ्रू करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट T, और इसको हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से आता है V जो है RI। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस, एंड R जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब बच्चे इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देंगे, ये R जो है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, यहाँ पे R इक्वल टू VI लिख सकते हो, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। R का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट थ्रू कंडक्टर
बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आर जो है नीदर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा नॉर करंट इन कंडक्टर पे। वो क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, याद रखेंगे आर जो होगा, आर इज इंडिपेंडेंट, याद रखेंगे ये पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। मतलब क्या, R जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और वो क्या है, R जो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू कंडक्टर उससे इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे कैपेसिटर में तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, बट C जो है Q से भी इंडिपेंडेंट होता है और V से भी इंडिपेंडेंट होता है। जैसे वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो K इक्वल टू हाफ mv² होता है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी स्पीड से भी इंडिपेंडेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म मिलेंगे आपको जो कि कैलकुलेट किया जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड, बट उसकी डिपेंडेंसी जो है ना उस फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। R इक्वल टू V बाई I लिखते हैं, बट इट इज नॉट दैट R डिपेंड्स ऑन V और I, एनी ऑफ देम। ओके, सिमिलरली कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है या कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होगी, और लेकिन वो क्या है, कैपेसिटेंस चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखते हैं, बट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसमें ये याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट तो कर सकते हैं हम V बाई I के फॉर्मूले से, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस जो है V और I पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस V से भी इंडिपेंडेंट है और I से भी इंडिपेंडेंट है, ये फैक्ट याद रखेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते। तो ओम्स लॉ आप लोग पढ़ ही रखे हो, ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किसी कंडक्टर के लिए देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन का होता है, विद इन द सर्टेन लिमिट सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर देखेंगे तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ohmic resistance, ohmic कंडक्टर करने का मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये किसके लिए है, याद रखेंगे, ओमिक कंडक्टर के लिए, बेसिकली कंडक्टर के लिए ही होता है, और वो जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता है सर्टेन रीजन के लिए, सर्टेन टेम्परेचर रेंज के लिए, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें देखोगे बच्चे याद रखेंगे R इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I, और जो कि tan थीटा होता है अगर VI ग्राफ जो है I एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर VI ग्राफ गिवन है किसी कंडक्टर का, ओमिक कंडक्टर का, तो उससे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा इक्वल टू R, दैट इज डेल्टा V बाई डेल्टा I हम लिख सकते हैं। ओके, सो इसको याद रखेंगे। नाउ हम आगे बढ़ते इससे।
VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो इंसुलेटर का आप देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है? ये है सेमीकंडक्टर का होता है। ओके, ये सेमीकंडक्टर का होता है। सो याद रखेंगे बच्चे। नहीं, VI कैरेक्टरिस्टिक उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा ये ऐसा कुछ होगा, या टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो। ओके, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं तो ये इस तरह से सेमीकंडक्टर। सो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, इसके साथ याद रखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature। ये याद रखते हैं। बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, while रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर decreases with increase in temperature। ओके, बहुत ही कॉमन बात है, ये याद रखेंगे। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इंक्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर के केस में तो रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का डिक्रीज कर जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इस केस में याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। ओके, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा। देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना, अगर देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये जो है ये ग्राफ ऐसा नहीं होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सेमीकंडक्टर। सो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट का जो ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा। उसके अलावा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ऐसा क्यों होता है आप लिख लेंगे अपने वर्ड में। ऐसा इसलिए होता है कि मेनली जो है कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली होता है। ओके, और सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होता है, दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की।
सिमिलरली सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर में, बट कंडक्टर में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो बेसिकली जब टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो मटेरियल के अंदर जो एटॉम होगा, एटॉम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है, एटॉम के बाहर मटेरियल में आ जाता है, फ्री हो जाता है। ओके, सो ये दोनों केस में बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर के केस में भी बढ़ता है और कंडक्टर के केस में भी। तो कंडक्टर के केस में तो ऑलरेडी क्या होता है, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो और भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा स्ट्रेट मूव करेगा नहीं, तो कोलिजन बढ़ जाता है, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन तो दोनों के में चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में इंक्रीज किया तो करंट जो है इंक्रीज होना चाहिए, बट कंडक्टर में तो ऑलरेडी पहले से नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन काफी सारा होता है और उसकी कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर का। बट सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू फ्री कंडक्टर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बहुत कम होता है, तो उसमें जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ होल्स, पॉजिटिव होल्स भी इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें जो चार्ज कैरियर का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें करंट इंक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में। बट कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से और भी इंक्रीज हो गया, तो उसमें रेट ऑफ कोलिजन डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा, ना कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। और सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वहां पे पहले बहुत कम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो ये याद रखेंगे क्यों होता है, आप शायद समझ गए। इस एक्सप्लेनेशन के बाद एक बार और रिपीट कर देते कि फ्री इलेक्ट्रॉन में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पहले से ही बहुत ज्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बट उसका जो आपस में कोलिजन है, रेट ऑफ कोलिजन, वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है, रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, और ये जो नंबर सिग्निफिकेंट हो जाता है चार्ज कैरियर का, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो करंट जो है उसमें बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases but resistance of semiconductor decreases। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन होगा, इसको आप नोट कर लोगे। सो ठीक है बच्चों, तो इसमें आगे हम प्रोसीड करते हैं हम। तो ये फैक्ट आप याद कर लेंगे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ओके, सो बेसिकली 4 फैक्टर हम याद रखते हैं इसमें। टेम्परेचर होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर हो जाता है, और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर हो जाता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो पहला जो है
resistance of conductor directly proportional to length of conductor. R is directly proportional to L, and resistance जो होगा कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. एंड तीसरा रेजिस्टेंस depends on nature of material of conductor. बेसिकली मटेरियल ऑफ कंडक्टर का जो नेचर है उसको हम समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं रो पढ़ते. ओके, इसको क्या पढ़ते हैं? रो. रेजिस्टिविटी, ये वाला नेचर ऑफ मटेरियल वाला जो होता है ना, वो रेजिस्टिविटी फैक्टर होता है. ओके, सो यहां पर देखो R जो होता है इज इक्वल टू रो L बाय A. रो L बाय A होता है. रेजिस्टेंस आप लोग ये सब जानते होंगे. रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का रो L बाय A होता है. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है जी? ओम. क्या? ओम, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है. ओके, ओम होता है. एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा. देखो तो ये सब बेसिक है, आपको पता होगा. सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है ये होता है आपका ओम मीटर. ओम मीटर. ओके, याद रखेंगे. ओम मीटर, ओम इंटू मीटर. ओके, रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर वाला फैक्टर जो था, टेम्परेचर वाला चौथा फैक्टर. ओके, सो टेम्परेचर क्या है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है. रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature. Resistivity of conductor increases. Ultimately resistance of conductor increases if T जो है चेंजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे, या डेल्टा T, change in temperature then
देन आर टी की बात करेंगे तो आर टी जो हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर, सॉरी अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। ओके, सो इस केस में बेसिकली बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बीटा जो होता है, बीटा इज नेग्लिजिबल होता है। देन इस केस में रेजिस्टेंस की बात करेंगे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर टी जो होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। जनरली आप टेम्परेचर, किसी टी टेम्परेचर पे अगर मान लो कि आर जीरो जो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन आर टी जो होगा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। ओके, टी डिग्री सेल्सियस। और यहां पे अल्फा क्या होगा, इसको बोला जाता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा जो होगा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बच्चे, इसको याद रखेंगे। अल्फा क्या होता है हमारा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो इसको याद रखोगे। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, देखो लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, किस तरह का मटेरियल है, किस तरह के मटेरियल का आप कंडक्टर में यूज करते हो। ओके, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी है इसका इस तरह से हो जाता है। ओके, सो आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ये तो याद रखोगे ही। रेजिस्टेंस का फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो एक फॉर्मूला होता है उसका जरूरत पड़ता है। तो अगर सेम लेंथ का है, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, ओके, सेम मटेरियल सेम लेंथ का है, तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किस तरह से होगा, कर सकते हैं हम लोग। आर इक्वल टू आप लिखते हो रो एल बाय ए, तो इसका मतलब अगर रो और एल कांस्टेंट है, मटेरियल और लेंथ कांस्टेंट है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मोटा वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और पतला वायर जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ओके, सेम मटेरियल का होने के बावजूद भी। सो यहाँ पे R1 बाय R2 की बात करेंगे तो ये होगा L1 बाय L2 इफ रो एंड ए आर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट। एंड अगर बात करें R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1 हो जाएगा if रो एंड एल आर कांस्टेंट, रो एंड एल आर कांस्टेंट होगा जी बच्चों तब। ओके, सो इसमें सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, इसमें आसान आसान सा क्वेश्चन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें एक स्पेसिफिक हो जाता है कि एक ही वायर को, एक ही कंडक्टर को स्ट्रेच कर दे या कंप्रेस कर दे,
तो कंडक्टर को मॉडिफाई करते हैं जब स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके, देन उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। सो यहीं पे इसके अलावा हम एक और बातचीत करेंगे। स्ट्रेचिंग, बारिश स्टार्ट हो गई भाई। स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर। चलो नॉइज क्रिएट कर रहा है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। सो बच्चे, स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर पे क्या होगा रेजिस्टेंस का इफेक्ट। तो स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर, हाँ, इसमें इसी फॉर्मूले का देखो मैनिपुलेशन होता है। इसको याद करेंगे, जब सेमी कंडक्टर को स्ट्रेच करके डबल कर दे या ट्रिपल कर दे या फिर उसको कंप्रेस करके मोटा कर दे तो क्या होगा। ओके, तो ये देखो आर रो, जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जी बच्चे। सो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हुए जब इसका स्ट्रेचिंग करेंगे तो R इक्वल टू रो, देखो यहाँ पे हम L इंटू ए बाय ए कर दे सकते, A इंटू ए, इसमें ही ऐसा हम लिख सकते हैं जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर। सो यहां पर R क्या हो गया, 1 बाय ए स्क्वायर। अगर जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए आप क्या करते हो, कांस्टेंट रखे हुए उसको स्ट्रेच करके लंबा करोगे, तो अगर मान लो कि कोई जो है कंडक्टर उसको खींच के दुगुना कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। ओके, ये सब पूछा जाएगा। सो इसमें देखेंगे। ऑल्सो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कोई वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। सो A क्या हो गया, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहां पे R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R4। ओके, सो इसका मतलब यहां पे R1 बाय R2 अगर बात करें तो ये हो गया R क्या होगा, यहां पे R याद रखेंगे रेडियस of cross section of wire, so R1 by R2 यहां पे हो जाएगा R2 by R1 का पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, उसके अलावा इसको एक बार और मैनिपुलेट कर लेंगे बच्चे, इसको और मैनिपुलेट कर लेंगे हम लोग। और मैनिपुलेट कर लें इसको, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय ए होता है, और इसको रेजिस्टेंस इक्वल टू आप बात करोगे तो ये हो गया रो, और ये हो गया ऊपर अगर हम L मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें L, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाय नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर स्ट्रेच करते हैं हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेच करते तो लेंथ जो है ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है, ना कि एल। तो एक ही कंडक्टर को स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके जब चेंज करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ना होके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ना होके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो सिंपल सा है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आपका इस तरह से होता है, इफ ए कंडक्टर is modified by a stretching itself to twice of its original length, then what will be the effect on their resistance? तो मान लो इनिशियली रेजिस्टेंस जो है सॉल्यूशन हो के फटाफट देख लो, इनिशियली रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ये हो जाता है आपका रो L बाय ए, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो V इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाता है। इसका मतलब A1 बाय A2 अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा L2 बाय L1। ओके, ठीक है जी बच्चे। सो इस केस में अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, L2 बाय L1 जो है ट्वाइस हो जाएगा, और नहीं तो सिंपली जो प्रीवियस देखे थे। और यहाँ पे अगर आप मान लो कि R1 बाय R2 करते हो तो ये देखो ये हो जाता है आपका रो L1 बाय A1 और रो L2 बाय A2। ओके, रो A2 बाय A1 बाय A2, तो ये हो जाएगा आपका रो खत्म, ये हो जाएगा आपका L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। सो L1 बाय L2 क्या है, L2 बाय L1 2 है, तो L1 बाय L2 हो गया आपका 1 बाय 2, और ये हो गया आपका A2 बाय A1 की बात करेंगे तो A2 बाय A1 जो हो जाएगा, A2 बाय A1 क्या हो जाएगा, L1 बाय L2 हो जाएगा। L1 बाय L2 भी है आपका 1 बाय 2। तो यहां से देखो, अगर आपने लेंथ को दुगुना स्ट्रेच कर दिया, सेम कंडक्टर को स्ट्रेच करके दुगुना लेंथ कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस पे जो इफेक्ट आया 1 बाय 4 का रेशियो हो गया। इसका मतलब R2 इज 4R1, मतलब लेंथ जो रेजिस्टेंस जो है 4 गुना हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना। आपने स्ट्रेच करके लेंथ को दुगुना कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है 4 गुना हो गया। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अभी हमने आपको प्रीवियसली बताया ही, सिंपली अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इन स्ट्रेचिंग में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग। तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं था। सो R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या R2 बाय R1 कर ले यहीं पे, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा L2 बाय L1 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस जो है फाइनल लेंथ ट्वाइस हो जाता है इनिशियल का, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो R2 हो गया आपका 4 टाइम R1। वो जो है R इक्वल टू रो L बाय ए नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम डायरेक्टली जो पिछला रिजल्ट था उससे हमारा काम चल जाएगा। तो आई होप ये रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आप इसको
समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ओके, सो चलिए ठीक है बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम नया टर्म सीखेंगे। आज ये रेजिस्टेंस वाला हो गया, सो रेजिस्टेंस से अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। हम इसमें नया टर्म सीखेंगे, करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। अच्छा, रेजिस्टेंस का काउंटिंग भी क्या किस तरह से किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे। ओके, चलो तो 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इसको हम चेक करते हैं। चलिए इसको और देखते हैं। सो मान लो कि ये रेजिस्टेंस का अगर हम बात करें, सॉलिड है। ओके, सॉलिड है और इसमें रेजिस्टिविटी जो है सॉलिड सिलेंडर, इसमें रेजिस्टिविटी जो है के आर है, मतलब कि इस एक्सिस से आउटर सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? टोटल लेंथ मान लेते हैं इसका L है और यहां से ये जो रेडियस है ये है कैपिटल R और इसकी रेजिस्टिविटी जो है वेरी करता है, मान लेते हैं रो इक्वल टू के आर है। ओके, सो इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हम क्या मान लेते हैं कि अगर मान ले यहां से R रेडियस का, ओके, सो R रेडियस का मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर L। ओके, सो इस तरह से ही होगा, इसमें चेक कर लेते हैं। सिलेंडर रो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर इन अक्रॉस M एंड N अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये अगर दो टर्म होगा यहाँ पे, एक M एक N, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस M एंड N की बात करेंगे। तो इस केस में देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी इसका वेरी कर रहा है। रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। एक्सिस से जैसे ही दूर जाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। रो इक्वल टू के आर है मान लेते, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, सो इस केस में वेरी कर रहा है रेजिस्टिविटी। सो इस केस में रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है तो इसमें इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो क्या करोगे बताओ? M और N के अक्रॉस लिखना है। ओके, M और N के अक्रॉस लिखना है। चलो तो हम इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो है स्ट्रैप्स कंसीडर करते हैं, R रेडियस का और dr थिकनेस का। कंसीडर cylindrical cell of radius R and thickness जो होगा dr, ठीक है भाई। सो इस केस में ये जो है इसका जो है स्ट्रैप्स हमने कंसीडर किया, कोल कंसीडर किया। ओके, सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर, ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लेंथ तो L जो है L के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। सो इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाय ए होता है, रो L बाय ए होता है। सो इसमें R इक्वल टू देखेंगे तो रो की बात करें तो रो के आर है तो के आर और L तो वही रहेगा। R की बात करेंगे बच्चे तो ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है होगा, इसकी बात करें अगर हम तो 2 पाई R डी आर, नहीं फिर तो ये दिक्कत आ सकता है। ओके, इसको
इसको रुको, रहने देते हैं, हम बाद में देखेंगे। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें वेरी करेगा ना। 2 पाई आर, अगर डी आर की बात करें तो ये हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है जी, एंड डी आर हो जाएगा रो डी आर लेंथ। अच्छा, इसके क्रॉस हम काउंट करेंगे तब हम कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। चलो ठीक है। सो इस केस में हाँ, इसमें तो सिंपल अगर हम देखेंगे तो इसमें रो वेरी भी नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन को ही अगर करने की कोशिश करें हम, ये सिलेंडर है, सो एल लेंथ है इसका और रेडियस आर है, टोटल रेडियस आर है। ओके, सो इसमें देखेंगे तो ये रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इसकी वेरी करती है। तो रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है, तो रेजिस्टिविटी वेरी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस भी अलग तरह से बिहेव करेगा। तो रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेट रेजिस्टिविटी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो काम चल जाएगा हमारा। एवरेज या फिर एवरेज रेजिस्टिविटी को हम काउंट करके चलेंगे इसमें। ओके, सो इफ यहाँ पे रो इक्वल टू रो आर लिखा हुआ है, सॉरी रो नॉट आर, ओके, तो इस केस में अगर रेडियली वेरी कर रहा है तो एम एन की बात करेंगे तो इसमें जो है रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो ये रो एवरेज जो होगा, रो एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। रो एवरेज हो जाएगा हमारा रो नॉट आर, और रो नॉट आर की बात करेंगे और इसमें एवरेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रो नॉट आर बाय 2, रो नॉट आर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, आर एम एन की बात करेंगे तो इस केस में आर एम एन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रो एवरेज एल बाय ए क्या है, ए तो इस केस में आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर्ड हो जाएगा और एल रहेगा। सो आर एम एन की बात करेंगे इस केस में तो ये हो जाएगा आपका रो नॉट आर बाय 2 और ये हो जाएगा आपका एल बाय पाई आर स्क्वायर्ड, पाई आर स्क्वायर्ड। हाँ, तो रेजिस्टेंस बिटवीन एंड एम एन और एन जो है ये हो जाएगा हमारा, इसको याद रखेंगे बच्चे, तो ये हो गया आपका रो नॉट आर, आर तो कैंसिल हो जाएगा, एल बाय 2 पाई आर। यहाँ पे रो नॉट जो होगा ना, रो नॉट की बात करेंगे तो रो नॉट का जो यूनिट होगा वो ओम मीटर नहीं होगा। जो जनरल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ओम मीटर होता है और ये मीटर होता है, तो रो नॉट क्या हो जाएगा, ओम यूनिट का होगा। और ये फाइनल जो है इसका यूनिट जो है, अगर आर स्क्वायर नहीं भी लगा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। रो नॉट अलग चीज है, कांस्टेंट है, इस केस में वेरी कर रहा है। तो चलो अब इस केस में अगर हम बात करें अक्रॉस द 2 पॉइंट मान लेते हैं P और ये Q, P और Q। सो अगर आपको R P Q मान लो कि इसके एक्सिस पे और इसके सरफेस पे, सरफेस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रो जो है रो नॉट आर है। सो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा आर रेडियस का है, ठीक है जी, ओके। और हम क्या करते हैं, डी आर थिकनेस का कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, एरिया जो हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की बात करेंगे तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जो होगा इस केस में वो हो जाएगा डी आर। एंड इसकी बात करेंगे तो डी आर की बात करेंगे तो रो
डी आर बाय ए, दैट इज रो, तो रो नॉट आर है। ओके, और ये 2 पाई एल की बात करें तो डी आर है, और ये 2 पाई आर एल है। ठीक है जी। सो इस केस में आर की बात करेंगे तो इसको डी आर को आप इंटीग्रेट कर दोगे, डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल, रो नॉट डी आर बाय 2 पाई एल, 0 टू आर कर दो। इस केस में भी रेजिस्टेंस जो आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, रो नॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर, और ये हो गया 2 पाई एल। यही रेजिस्टेंस पी क्यू के अक्रॉस अगर हम देखेंगे, 2 पॉइंट इस तरह से कंसीडर कर लिए। ओके, सो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, हम करेंगे आगे रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन वाला। चलिए ना हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज करेगा लेंथ के साथ। अगर मान लो कि R जो है प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है, एंड इफ देयर इज X% change in length, then percentage change in रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओके, सो इस केस में क्या होगा, R2 बाय R1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा L, मान लेते हैं कि L 1 प्लस X बाय 100 फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये R2 बाय R1 जो हो गया आपका 1 प्लस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अगर लेंथ में x% से चेंज आ गया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो हम मान लेते हैं R2 जो है फाइनल रेजिस्टेंस है, R1 इनिशियल रेजिस्टेंस है। R1 रेजिस्टेंस जब था, लेंथ जो था L था, अभी क्या है, लेंथ जो है x% से इंक्रीज हो गया तो फाइनल लेंथ क्या होना चाहिए, L इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 होना चाहिए, जो जिसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है R2 होगा हमारा, तो R2 बाय R1 ये हो गया। ओके, सो R2 बाय R1 जो हो गया आपका, ये हो गया 1 प्लस एक्स बाय 100। अब बट अगर जो है x इज लेस देन 5% होता है, तो ये x अगर 5% से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, x बाय 100 जो हो जाएगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जानते हो ये क्या हो गया टर्म, अगर 1 प्लस क्या यहाँ पे वेरिएबल 1 प्लस एक्स का पावर n होता है और x वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, देन ये क्या हो जाता है, 1 प्लस n टाइम x हो जाता है। ये आपने बहुत बार यूज किया होगा, आगे पहले भी यूज किए हैं ये फॉर्मूला हमने। सो अगर x 5% से कम है तो ये सीधा हम 1 प्लस 2x बाय 100 लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगर 10% से ज्यादा है, 10% तक काउंट करते हैं हम उस तरह से, लेकिन 10% से ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से काउंट करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन में नहीं डालेंगे। तो अगर ये कम हो गया तो इसको अप्रोक्सीमेशन में डाल सकते हैं, तो R2 बाय R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x बाय 100। ओके, सो यहाँ से परसेंटेज चेंज इन, इसको हम मिटा देते बच्चे। ऐसा हमने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर में भी बताया है कि कोई क्वांटिटी से दूसरे अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और इस तरह से, और उसका कुछ पावर होता है, तो अगर उसमें चेंज जो है अनदर फिजिकल क्वांटिटी में 10% से कम होता है तो डायरेक्ट जो एरर कैलकुलेशन वाला
फॉर्मूला, इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो R2 by R1 हो गया इफ जो है x इज लेस देन 5%, तो R2 by R1 हो गया 1 + 2 × x by 100, दैट इज ये हो गया R2 by R1 -1 = 2x by 100, और ये हो गया आपका देखो R2 minus R1 by R1, that is 2x by 100, और ये हो गया आपका डेल्टा R by ओरिजिनल R1 = 2x by 100। सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये रिलेटिव चेंज हो गया। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा R by R1 × 100%, दैट इज 2x%। ओके, सो अगर मान लो लेंथ जो है 4% से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो होगा अगर स्ट्रेचिंग के केस में, ओके, स्ट्रेच करने के बाद लेंथ जो है x% मतलब 4%, 2%, 1%, 3%, ऐसा 0.5% ऐसा कुछ है, तो सीधा आप ट्वाइस 2 × 3 या 2 × 2, 2 × 0.5 कर सकते हो, 2 × 5 भी कर सकते हो। लेकिन अगर 20% की बात किया तो डायरेक्ट 2 × 20 नहीं कर सकते, उसमें एरर आ जाएगा। हमने काइनेटिक एनर्जी वाला ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार आपको बता रखा है, तो ये बस वही वाला फॉर्मेट है। ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। नाउ एक को और क्वेश्चन होता है, जैसे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो अभी बताया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया गया है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से, दो कंडक्टर है A और B, VI कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। कभी कभी ये I की जगह V दे देगा और ये I दे देगा। ओके, ध्यान रखेंगे, ये I दे दिया और ये आपको V दे दिया, ऐसा भी दे सकता है, I V कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये यहाँ पे P है और ये Q है। सो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सो इसमें देखोगे तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या होता है, थीटा A, ये है थीटा B, तो थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B VI कैरेक्टरिस्टिक में। तो इस केस में tan थीटा A इज ग्रेटर देन tan थीटा B, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। ओके, और इसमें अगर इस तरह से देखो ये I V कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे देखेंगे थीटा P, ये है आपका थीटा P और थीटा Q, थीटा P इज ग्रेटर देन थीटा Q। ओके, सो थीटा P बाई थीटा Q ज्यादा है, तो ये जो होगा इस केस में जो है tan थीटा P इज ग्रेटर देन tan थीटा Q हो जाएगा, और इस केस में RP इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/tan थीटा P, और RQ हो जाएगा इस केस में 1/, क्योंकि ये IV कैरेक्टरिस्टिक है तो 1/tan थीटा हो जाएगा। ओके, थीटा Q, तो ये ध्यान रखेंगे। कभी ऐसा देगा तो ठीक है, tan थीटा VI कैरेक्टरिस्टिक दिया, और कभी कभी IV कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिस चेंज कर दिया, आप जल्दीबाजी में करते हो तो वो मिस्टेक हो जाता है। ओके, बाकी आपको तो पता है ये भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। एंगल जो होना चाहिए था I एक्सिस से होना चाहिए था, एंगल I एक्सिस से होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में 1/tan थीटा P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/tan थीटा Q हो जाएगा। इसमें RP इज लेस देन RQ।
मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर P इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर Q उस केस में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर B। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देके कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा या कम है उसको आप नोट करते हो। ओके ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये हम समझ गए। हाँ, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, सो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो मार्केट में हम लोग जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो रेजिस्टेंस होता है बैंड के फॉर्म में। रेजिस्टेंस जो होता है बैंड के फॉर्म में, हमारे पास टूटा फूटा कुछ एडेप्टर होता है तो उसमें आप दिखा सकते थे आपको कि रेजिस्टेंस कहां पर किस तरह से होता है। हाँ कि हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता ही है, वायर में भी। ओके, तो उसमें बैंड बना होता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें जो है बैंड बना होता है बच्चे। वो मेरे पास एक इक्विपमेंट था, उसमें हम दिखा सकते थे रेजिस्टेंस कैसा, वो नहीं है मेरे पास अभी। चलो, सो उसमें क्या होता है, बैंड बना रहता है कि इस तरह इस शेप में होगा, डंबल के शेप में छोटा छोटा सा होता है, और उसका 5 किलो ओम 250 किलो ओम तक होता है। ओके, सो इसमें बैंड बना होता है, और बैंड में जो है मटेरियल का जो बना होता है, सो ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें स्ट्राइप्स हो गए, स्ट्राइप्स होगा। ओके, 3-4 स्ट्राइप्स होगा, कभी कभी 3 होता है, कभी कभी 4 भी होता है। सो 4 स्ट्राइप्स होता है, ABCD। ओके, इसमें अब बात कर लेते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें A और B जो है ना वो सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, और C जो है ना 10 के पावर का मल्टीप्लायर क्या होगा वो बताएगा, और D जो है टॉलरेंस, ये जो है टॉलरेंस के लिए होता है, ये जो है मल्टीप्लायर के लिए होगा, मल्टीप्लायर, और ये जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये जो है सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट। और इसको याद रखने के लिए एक होता है, टेबल होता है, उसमें याद रखते हैं, और कोटेशन जो देता है जनरली बुक में भी यही लिखा रहता है, सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, और उसमें डिपेंड करता है कौन सा स्ट्राइप्स है। ओके, सो ये अगर स्ट्राइप्स A के पोजीशन पे है, स्ट्राइप्स B के पोजीशन पे है, स्ट्राइप्स C के पोजीशन पे है, स्ट्राइप्स D के पोजीशन पे है, इस तरह से। तो ये होता है आपका, इस तरह से कहा जाता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद ग्रीन ब्लू होता है, हाँ ब्लू, उसके बाद वायलेट, और उसके बाद गोल्ड। वेरी गुड। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हाँ ग्रे होगा ये। तो ये जो है आपका, ये है ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है ब्राउन, और ये रेड,
R फॉर रेड, और ये है आपका ऑरेंज। ये स्ट्रैप्स जो है ना डिफरेंट कलर के होंगे, और ये जो है आपका येलो, ओके, और ये जो है आपका ग्रीन, और ये जो है आपका ब्लू, ये जो है आपका वायलेट, और ये जो है आपका ग्रे, ओके। और उसके बाद होता है व्हाइट गोल्ड सिल्वर, व्हाइट गोल्ड सिल्वर और नन। आपको ये हमने दे देना है, आपको ग्रुप में ये सेंड कर देंगे, इसको देख लोगे, ओके। सो इसमें देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होता है, और 0 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक होता है, उसके बाद 9 भी होता है, व्हाइट भी होता है, ओके। इसका कुछ नहीं होता है सिग्निफिकेंट डिजिट में। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इसका भी 9 तक होगा। उसके बाद मल्टीप्लायर स्ट्रैप सी के लिए ये 10:0 है, तो 10:0 लेंगे, दैट इज 1, और ये 10:1 हो जाएगा, ये 10:2 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा, 10:4 हो जाएगा, 10:5 हो जाएगा, 10:6 हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा, 10:8 हो जाएगा, 10:9 होगा, हाँ 10:9 होगा। और गोल्ड है अगर तो 0.1 हो जाता है, और सिल्वर की बात करेंगे तो 0.001 हो जाता है। मतलब कि गोल्ड का 10:-1 हो जाएगा, और सिल्वर का 10:-2 हो जाएगा। और टॉलरेंस में बात करेंगे तो अगर लास्ट बैंड गोल्ड है, सो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड जो हो जाएगा आपका, नीचे स्पेस कम हो रहा है बच्चे थोड़ा सा, तो ये देखो गोल्ड का हो जाता है 5 एंड सिल्वर का होता है 10, और कुछ भी नहीं है तो 20 होता है नन का, ओके। तो ये वाला हम आपसे शेयर कर देंगे ग्रुप में, इसको याद रखेंगे। तो अब इस केस में सिंपल सा है, कलर कोडिंग की बात करेंगे तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि आपको इस तरह से बता दिया जाएगा, कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए, या फिर रेजिस्टेंस दे दिया आपको, कहेगा कि इसका कलर कोडिंग बैंड कैसा होगा ये बताइए। तो मान लो कि कोई रेजिस्टेंस जो है मार्केट में आप गए खरीदने के लिए, तो अगर आपको पहला जो है ये आपको येलो दिख गया, ओके, दूसरा जो है स्ट्रैप्स ये आपको ब्राउन दिख गया, एंड तीसरा जो स्ट्रैप्स है, तीसरा स्ट्रैप्स की बात कर लेते हैं, ये आपको ग्रीन दिख गया, ओके, एंड चौथा जो है ये सिल्वर कलर का है, ओके। सो इसका रेजिस्टेंस जो होगा कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा बच्चे, तो रेजिस्टेंस इसका देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, देखो येलो का फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, येलो का फर्स्ट ए के पोजीशन पे है तो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, चलो 4 ले लिया। बी के पोजीशन पे ब्राउन है, बी के पोजीशन पे ब्राउन है तो क्या होगा, ब्राउन का देखो बी के पोजीशन पे 1 हो जाता है, ओके, ब्राउन। और सी के पोजीशन पे देखोगे तो ग्रीन, ग्रीन ये है और इसका सी इधर है, तो सी में देखिए तो मल्टीप्लायर कितना है, सी जो होता है मल्टीप्लायर होता है, तो 10:5 हो गया। और सिल्वर की बात किए तो सिल्वर जो है चौथा है डी के पोजीशन पे,
तो डी का पोजीशन वाला क्या देता है, टॉलरेंस बताता है। तो टॉलरेंस कहने का मतलब ये प्लस माइनस सिल्वर है, तो 10%। ओके, सो ये हो गया आपका, अगर ऐसा स्ट्राइप्स बना हुआ है येलो ब्राउन ग्रीन सिल्वर, देन इसका जो है रेजिस्टेंस होगा वो होगा 41 इंटू 10⁵, उसमें 10% कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, सो ये याद रखेंगे बच्चे। बेसिकली इसको याद रखने के लिए एक फ्रेज है जिसको याद रखते हैं बच्चे लोग, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ओके, तो ये व्हाइट तक याद रखते हैं, बीबी रॉय। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इस तरह से करके यही फ्रेज है, याद रखते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ओके, सो बीबी रॉय जो है ग्रेट ब्रिटेन वाले, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। ओके, सो ये याद रखेंगे। सो इसको हम सेंड कर देंगे, एक चार्ट है आपके बुक में भी होगा, उसको देखेंगे और इस पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोगों के। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं और फिर बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। बेसिकली हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करना होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का और किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। चलिए, सो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, तब तक हम चाहेंगे आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।